युग यामिनी और अपने पापा को याद करते हुए हिम्मत दिखाते हुए कहता है, पर मैं उस गांव में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस गांव में जाना है क्योंकि वही गांव है जहां पर मेरे पापा की लाश है और मुझे किसी भी हालत मेरे पापा की लाश चाहिए, किसी भी हालत में। कछुआ हिचकिचाहट के साथ कहता है, युग हम उस गांव में पहुंच तो जाएंगे, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चले जाऊंगा, पर उस गांव में हम वो घर कैसे ढूंढेंगे जहां तेरे पापा का जन्म हुआ था। उस गांव में तो कई सारे घर होंगे युग। कायर झट से बीच में बोल पड़ता है, कछुआ तूने ठीक से सुना नहीं था क्या? बल्लू काका ने क्या कहा था? उस गांव में भले ही बहुत सारे घर हो, पर वहां पर एक घर स्पेशल था और वो था युग के पापा का घर, क्योंकि वही घर था जहां पर सालों बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ था। और उस घर की एक और खास बात थी, और वो ये कि उस घर के आंगन में बड़े बड़े दो बबूल के पेड़ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, मैं तो ये बात भूल ही गया था। इसका मतलब हमें पंचिम गांव में वो घर ढूंढना है जिसके आंगन में दो बबूल के पेड़ हों, और वही वो जगह होगी जहाँ पर अनुराग अंकल की लाश होगी। कायर भी सहमत होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा कछुए तूने। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तो फिर देर किस बात की, हमें अभी निकल जाना चाहिए। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा अभी? अब तो रात हो गई है यार, हम कल सुबह निकलते हैं ना। तूने सुना नहीं था क्या कछुए ने क्या कहा? उस गांव में औरतों और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे नहीं लगता उस गांव में रात में जाना ठीक होगा, हम सुबह निकलते हैं ना। युग मना करते हुए कहता है, नहीं, हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं कायर। मैंने कहा ना, वक्त बहुत कम है। मुझे 3 दिन के अंदर कैसे भी करके उस काले साई को अपने पापा की लाश सौंपनी है, और आज का दिन तो वैसे भी निकल ही गया है। अब बस 2 ही दिन बचे हैं मेरे पास। कछुआ युग को बीच में टोकते हुए कहता है, युग तुझे पता है 2 दिन बाद क्या है? युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है 2 दिन बाद? कछुआ जवाब देता है, 2 दिन बाद रेड मून आने वाला है। उस काले साई ने रेड मून से पहले तेरे पापा की लाश क्यों मंगाई है? युग नाव में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कछुए, मुझे बस इतना पता है अब 2 दिन से पहले मुझे अपने पापा की लाश ढूंढनी है, साथ में उस काले साई को भी देनी है, इसलिए मैं देर नहीं कर सकता। हमें अभी इसी वक्त ही निकलना चाहिए। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, फिर आज ही निकलते हैं, अभी इसी वक्त। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, तुम तीनों पागल हो रहे हो क्या? क्यों मौत के मुंह में कदम रखने जा रहे हो? जानते हो वहाँ पर खतरा है, फिर भी वहाँ पर जाने की बात कर रहे हो? युग गुस्से के साथ कहता है, हाँ अभिमन्यु, क्योंकि वहाँ पर जाना जरूरी है, समझा? अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है युग, ऐसा बस तुझे लगता है। और मान ले तुम लोग वहाँ पर चले भी गए, और यदि वहाँ पर तेरे पिता की लाश नहीं मिली तो? युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, कायर ने उस काले साई की पहेली सुलझाई है, उसके हिसाब से पापा की लाश वहीं पर है, और तू देखना पापा की लाश वहीं पर होगी। अभिमन्यु झट से पलट कर कहता है, तू किस पहेली की बात कर रहा है युग? वो जो उस काले साये ने दी थी। जरा दिमाग से तो काम ले, भला वो काला साया तुम्हें कोई पहेली क्यों देगा? तुम लोग उसकी बातों का बस एक अलग ही मतलब निकाल रहे हो। अगर उसे पता होता कि तेरे पापा की लाश कहाँ पर है तो वो खुद वहाँ पर नहीं चले जाता क्या? युग जवाब देता है, हो सकता है वो वहाँ पर नहीं जा सकता हो, इसलिए उसने हमें बोला हो, कोई चीज उसे वहाँ पर जाने से रोक रही हो। अभिमन्यु युग को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग ऐसा कुछ नहीं है, वो काला साया है, उसके पास कई शक्तियां हैं, वो कहीं भी आ जा सकता है अपनी काली शक्तियों की मदद से। और मैं कह रहा हूँ ना, तेरे पापा की लाश वहाँ पर नहीं होगी, मेरी बात मान ले। युग अभिमन्यु की बात पकड़ते हुए कहता है, कैसे मान लो अभिमन्यु तेरी बात? तूने तो ये भी कहा था ना कि यामिनी नाम की कोई लड़की है ही नहीं, वो सब तेरा वहम है, पर वो थी ना। और इतना ही नहीं, तूने तो ये भी कहा था कि वो झरना भी नहीं है, पर तूने देखा ना, वहाँ पर झरना भी मिला था और यामिनी का शरीर भी। और अब देखना, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहीं पर मेरे पापा की लाश भी मिलेगी, क्योंकि तू मना कर रहा है। तूने जब जब मुझे जिस चीज के लिए मना किया वो चीज मुझे वहीं पर मिली है। तू बस हमेशा मुझे रोकते रहा है अभिमन्यु। कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई दुश्मन है जो खुद मेरे रास्ते कर देता है। युग की ये बात सीधे अभिमन्यु के दिल पर लगी थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि युग उसे ऐसा कुछ कहेगा। अभिमन्यु नर्म लहजे में कहता है, क्या कहा तूने युग? मुझे अपना दुश्मन? तो अब मैं तुझे एक दोस्त से दुश्मन दिखने लग गया हूँ? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, दुश्मन। अभिमन्यु खामोश हो जाता है। ऐसा लगने अभिमन्यु तुम्हें वहां जाने के लिए मना कर रहा है। युग गुस्से के साथ कहता है, डायना, तुम तो अभिमन्यु की तरफदारी करोगी ही ना, आखिर उससे प्यार जो करती हो। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, युग बस बहुत हुआ, चुप कर, बहुत बोल लिया तूने। युग पलट कर कहता है,
लगता है अभिमन्यु अब तेरे दिल में भी डायना के लिए प्यार जाग ही गया है, तभी उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहा है। अभिमन्यु, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया, पर मेरे प्यार का क्या? मैं उससे जुदा हूँ ना। अभिमन्यु खांसने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। डायना घबराते हुए कहती है, अभी तुम ठीक हो ना? बैठ जाओ, ज्यादा गुस्सा मत करो। ये नहीं मानता तो मरने दो इसे, जाने दो। इसके लिए तुम अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रहे हो? अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, डायना तुम अपना मुंह बंद रखो। अभिमन्यु के दिल में अभी भी युग के लिए प्यार था। अभिमन्यु खांसते हुए ही युग को फिर अच्छे से समझाते हुए कहता है, युग तू समझ नहीं रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है। तू उस काले साई को वो चीज लाकर देने की बात कर रहा है जिसकी उसको जरूरत है। जब पिंजरे में कैद भूखे शेर को जिंदा रखने के लिए मांस के टुकड़े लाकर दिए जाते हैं तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि उस मांस को खाकर वो खुद को ताकतवर बनाता है और खुद को तैयार करता है कि वो पिंजरा तोड़ सके ताकि बाहर जाकर शिकार कर सके। तू समझ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अभिमन्यु की बातें अब सिर्फ युग के नहीं बल्कि कायर और कछुए की भी समझ में आने लग गई थी। एक पल के लिए वो दोनों भी सोचने लग गए थे कि क्या करें। युग के साथ कहीं युग के साथ जाने से उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं था, या फिर युग अपने पिता की लाश उस काले साए को सौंप कर कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत को तो न्योता नहीं देने वाला। युग अभिमन्यु की बातों को समझते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर पंचम गांव नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं अभिमन्यु, तू ही बता, क्या तेरे पास और कोई रास्ता है? अभिमन्यु हड़बड़ा खांसते हुए कहता है, हाँ है ना, रास्ते में उस काले साए का अंत कर दूंगा। युग, मेरे पास एक अस्त्र है, मैं तेरे पापा की रूह को भी आजाद करवा दूंगा और यामिनी को भी। बस मुझे वक्त दे थोड़ा सा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। युग तुरंत पलट कर कहता है, तू किस एकास्त्र की बात कर रहा है अभिमन्यु? उस एकास्त्र की जो तुझे खुद मार रहा है। तू जानता है ना अगर तूने अब एक बार भी उस एकास्त्र का यूज किया तो तू खुद नहीं बचने वाला। और चल, एक बार के लिए मान भी ली मैंने तेरी बात, पर तू कब ठीक होगा अभिमन्यु? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू जल्दी ठीक होने वाला है। तू कमजोर हो रहा है अभिमन्यु। जैसे ही युग ये बात बोलता है अभिमन्यु और खांसने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की बात सुनकर अभिमन्यु और कमजोर होने लग गया था। हम कमजोर होते नहीं हैं, पर जब कोई अपना हमें कमजोर बोल देता है तो हम अंदर से टूटने लग जाते हैं, और उस टूटने के साथ ही कमजोर होने लग जाते हैं। जो यहाँ पर अभिमन्यु हो रहा था, उसके सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लग गया था। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं तेरे ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता अभिमन्यु, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, मैं जा रहा हूँ। युग कायर और कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, चलें फिर हम? कायर और कछुआ कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस एक टक नजर से युग को देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं है। युग उन दोनों को घूरते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? कछुआ हिचकिचाते हुए युग से कहता है, वो युग, बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक बोल रहा है। हमें वो नहीं करना चाहिए जो वो काला साया चाहता है। अगर वो हमने कर दिया तो ऐसे में वो और ताकतवर हो जाएगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। युग कछुए को समझाते हुए ही कहता है, कछुआ, अब कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। बस एक ही रास्ता है और वो है मेरे पापा की लाश। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले कायर भी कछुए की हिम्मत देखकर हिचकिचाते हुए बोल पड़ता है, युग देख, बात यह है कि मुझे भी यही लगता है, हमें अभिमन्यु के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। उसी ने हमें हर बार हर मुसीबत से बचाया है, उसके बिना हम कुछ नहीं है, उसके बिना हमारी टीम अधूरी है। युग कायर को समझाते हुए कहता है, कायर, उसके बिना भी हमारी टीम पूरी है। तूने देखा ना, ये पहेली तूने सॉल्व करी है, ना कि अभिमन्यु ने। उसे तो खुद नहीं पता था कि मेरे पापा का शरीर कैसे ढूंढेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पर तूने उस पहेली को भी खोजा और उसे सॉल्व भी किया। अभिमन्यु के बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कायर पलट कर कहता है, युग, पहेली को खोजना, उसे सॉल्व करना एक अलग बात है, पर उस जगह पर पहुंचना, वहां के खतरों से निपटना, वो अलग बात है। उसके लिए हमें अभिमन्यु की मदद की जरूरत पड़ेगी। हमें नहीं पता वहां पर और कौन सा खतरा है जो हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मेरा भी कहना यही है कि हमें कुछ दिन अभिमन्यु के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। युग गुस्से के साथ कहता है, अभिमन्यु ठीक नहीं होने में दिख नहीं रहा, वो मर रहा है। धीरे धीरे उसका घाव उसके सीने से उसके पूरे शरीर पर फैलने लग गया है। तुम्हें उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा? जैसे ही युग ये बात बोलता है सब लोग अभिमन्यु के हाथ की तरफ लग जाते हैं, और जैसा युग ने कहा था वैसा ही हो रहा था। अभिमन्यु के दाएं हाथ की उंगलियां काली होने लग गई थी। वही हाथ जिससे अभिमन्यु कभी एकास्त्र पकड़ता था, उस पर भी वैसा ही कालापन और घिन भरा निशान था जैसा अभिमन्यु के सीने पर।
जैसे ही अभिमन्यु को एहसास होता है कि सब लोग उसके हाथ को ही देख रहे थे, वो तुरंत अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है और उनसे अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर लग जाता है। कछुआ कुछ गुस्से के साथ कहता है, अभिमन्यु को कुछ नहीं होने वाला, समझा तू युग, वो ठीक हो जाएगा। युग हंसने का नाटक करते हुए कहता है, ये तू बोल रहा है कछुआ? वही कछुआ जिसने अपने टैरो कार्ड से भविष्यवाणी करी थी कि अभिमन्यु मर जाएगा। तुझे तो अपने टैरो कार्ड पर बहुत विश्वास था ना, अब क्या हुआ? युग जैसी जैसी बातें करते जा रहा था, उसकी कलाई पर जो 4 निशान बने हुए थे, उनमें से जो चौथा इन्फिनिटी का निशान था, जो उस वक्त आया था जब यामिनी और वो पानी के अंदर थे, वो इन्फिनिटी का निशान अब उभरने लग गया था, जैसे बॉडी में से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसमें मूवमेंट भी होने लग गया था। युग की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात बोल नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। कछुआ पर युग से कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, युग तू कुछ भी बोल, पर जब तक अभिमन्यु ठीक नहीं हो जाता, हमारे साथ नहीं चलता, हम भी तेरे साथ नहीं चल सकते। युग कायर और कछुए को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम दोनों को नहीं चलना मेरे साथ तो मत चलो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही वहां पर चले जाऊंगा। अभिमन्यु युग को फिर रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, युग रुक जा, तू वहां पर अकेले नहीं जा सकता। देख कायर और कछुआ भी मान गए हैं, तू भी मान जा। युग पलट कर कहता है, तेरी बात तो मानेंगे ही ना अभिमन्यु, वो तेरे जो दोस्त हैं, मेरे थोड़ी। अभिमन्यु चुप खड़ा रहता है। युग गुस्से के साथ कहता है, मैंने सोच लिया है कि मैं वहां पर जाकर रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपने पापा का शरीर लाने के लिए मेरी शक्तियां ही काफी है। अभिमन्यु फिर युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग तू किन शक्तियों की बात कर रहा है जो तेरी है ही नहीं? तुझे खुद नहीं पता कि वो शक्तियां कब काम करती हैं, काम करती भी हैं या नहीं, या बस उस काले साए का कोई छलावा था ताकि तू उसे मारने के लिए खुद उसके पास जाए, ताकि तुझे वो ये काम दे सके, तेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। सदियों से है